दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लास इंग्लिश में स्वागत है दोस्तों। और आपको मालूम है आपका लेसन चला है वायरिंग, टाइटल में आपने देख लिया होगा। और आज आपको टाइटल में बताएंगे कि आपके जो लोड की गणना है उसकी गणना करेंगे तथा इसके अलावा हम आपके जो लाइन है तो लाइन में वोल्टेज ड्रॉप किस प्रकार होता है उसकी गणना करेंगे। इसके अलावा आपके जो प्रतिरोध है जो अलग अलग भागों में जैसे उत्पादन केंद्र, प्रसारण, वितरण, उनके प्रतिरोध की गणना करेंगे। इसके अलावा आपके वायर है तो वायर के कलर कौन से होते हैं वो करेंगे। इसके अलावा जो एसी उपकरण होते हैं उनमें टर्मिनलों के जो कलर होते हैं उनकी मार्किंग किस प्रकार करें वो बताएंगे। इसके अलावा आपके एसी डीसी सभी प्रकार के कलर कोडिंग संबंधित जो कलर है वो भी आज आपके क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज इस क्लास में आपको बहुत सी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आज पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों अब ज़्यादा वक्त खराब न करते हुए मेन पॉइंट पे आता है। और आपने देख लिया होगा टाइटल में कि वायरिंग का है और इसकी एक क्लास हो चुकी है और आज ये दूसरी क्लास है। तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले ये आप ITI के लिए ले लो या इसके अलावा आप कंपटीशन के लिए, क्योंकि आपकी टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आने वाली है, बहुत ही जल्दी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। इसके अलावा UPCL की वैकेंसी आ चुकी है। तो अब स्टार्ट करते हैं और आज आपको बताएंगे कि लोड की गणना के लिए हम कौन से उपकरण का कितनी वाट क्षमता रखते हैं। तो लोड की गणना तो दोस्तों लोड की गणना तो कर रहे हैं, लेकिन लोड में क्या क्या चीज़ आते हैं उन सभी के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले आपका लैंप आता है, तो लैंप को बोलते हैं हम उद्दीप्त लैंप। तो इसकी क्षमता क्या होती है? उद्दीप्त लैंप। तो आपके जो लैंप होते हैं तो हम लोड की गणना करते हैं, तो आपका लैंप होता है वो कितना होता है? तो वो 60 वाट का होता है। इसके अलावा हम बात करें तो आपका एक आता है फैन। तो फैन हो बोले टेबल फैन हो भले आपका सीलिंग फैन हो, तो आपका सीलिंग फैन या टेबल फैन होते उसकी वाट क्षमता, यानी यहाँ पे मैं लिख दूँ टेबल फैन या सीलिंग फैन। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि लोड की गणना, तो पूछ लेता है कि उद्दीप्त लैंप की वाटेज क्षमता कितनी है, तो 60 वाट। टेबल फैन की क्षमता कितनी है, तो ये वाटेज क्षमता पूछता है तो इसकी होती है 60 वाट। इसके अलावा इसी लोड की गणना में आगे बात करें तो इसमें आता है आपका एक सॉकेट। क्या आता है? सॉकेट। तो इस सॉकेट की क्षमता क्या होती है और किस प्रकार होते हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर सिंगल फेज है तो वह 6 एम्पियर आएगी और इसकी वाटेज की गणना करें तो ये आती है 100 वाट। इसी प्रकार अगर इसी सॉकेट में पावर की बात करें तो उसमें 16 एम्पियर आएगी और अगर इसकी वाटेज की बात करें तो वह 1000 वाट आएगी। तो यहाँ तक ये काम है, क्योंकि आपको मानो पावर में यहाँ पे क्या लगा जाता है? आपके जो फ्रिज, प्रेस, हीटर ये लगाए जाते हैं, तो वाटेज में पावर में आती है और लाइट में आपकी ये आ गई यहाँ तक। इसके बाद बात करूँ दोस्तों, एक आती है आपकी ट्यूब लाइट। तो ट्यूब लाइट में भी अलग अलग है, तो अलग अलग में देखो दोस्तों, ये आपकी ट्यूब लाइट भी 2-3 प्रकार की आती है। जैसे एक आती है 600 mm की, एक आती है 1200 mm की, एक आती है 1500 mm की। यानी 600 mm ये इनकी लंबाई है, 1200 mm और 1500 mm। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की ट्यूबलाइट है। तो आपकी जो 600 mm की ट्यूबलाइट है इसकी वाटेज क्षमता क्या है? तो यह 20 वाट की आती है। इसके अलावा बात करूँ आपकी जो 1200 mm की है ये लगभग 45 वाट की आती है। इसके बाद बात करूँ 1500 mm, तो यह आपकी जो 1500 mm की है ये आपके लगभग 90 वाट की क्षमता की आती है। तो दोस्तों इतना क्लियर होने के बाद में लगभग 4 प्रकार के लोड की गणना कर लिया। अब एक और रह गया जो आपका आता है मरकरी वेपर लैंप। तो इसकी गणना करते हैं तो आपका जो मरकरी वेपर लैंप आता है वो लगभग 80 वाट का आता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी लोड की गणना तो उद्दीप्त लैंप की क्षमता क्या होती है, टेबल फैन की क्या होती है, सॉकेट की क्या होती है, एक लाइट का होता है, एक पावर का होता है, इसके अलावा ट्यूबलाइट। अब ध्यान रखना ज़्यादातर हम आपकी ये 1200 mm वाली ट्यूबलाइट है ये हम घरेलू क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग करते हैं। लगभग ये आपकी लगभग 4 मीटर की होती है। तो ये इस प्रकार की ट्यूबलाइट हम काम में लेते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो लोड की गणना में लगभग इतना हो चुका है। अब इसके बाद बात करूँ तो आपके जो वोल्टेज ड्रॉप होता है लाइन में उसकी गणना कर लेते हैं कि कौन सी लाइन में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। जो आप जानते होंगे कि वोल्टेज प्लस माइनस कितना कम ज़्यादा हो सकता है, तो फ्रीक्वेंसी भी कम ज़्यादा कितनी हो सकती है दोस्तों। तो अब दोस्तों
हम आगे कर रहे हैं कि आपका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किस प्रकार कम ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पॉइंट वोल्टेज ड्रॉप, हाँ लाइन का वोल्टेज ड्रॉप, लाइन का वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि आपको मालूम है आपकी सर्विस लाइन के बाद ही जो घर में एनर्जी मीटर के पास आती है उसके बाद की गणना नहीं करें, पहले करें। तो अब आपको मालूम है आपकी लाइन भी 5 हो गई। वैसे ये आपका लेसन दूसरा है लेकिन लगभग यहीं क्लियर कर देते हैं। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एक तो आती है आपकी LT लाइन, सही है। LT के बाद में आती है आपकी MT यानी मध्यम ट्रांसमिशन लाइन, ये आती है लो टेंशन मीडियम टेंशन, है ना। इसके बाद में एक आती है आपकी हाई टेंशन लाइन, क्या आती है हाई टेंशन लाइन, ये आ गई आपकी हाई टेंशन लाइन। एक हाई टेंशन के बाद में आती है एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन, और एक आती है अक्स EHT यानी अति अति उच्च वोल्टेज ट्रांजिस्टर लाइन, यानी लो टेंशन मीडियम टेंशन हाई टेंशन एक्स्ट्रा हाई टेंशन अति एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। तो इस प्रकार आपकी ये 5 प्रकार की लाइनें होती है। अब इन सभी में मैं बताऊंगा कि इनकी वोल्टेज क्षमता तो क्या होती है, ठीक है दोस्तों, और प्लस माइनस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस कितनी कम ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझना, अच्छे से समझ में भी आएगा अगर आप ध्यान दोगे। तो ध्यान रखना अगर आपकी लो टेंशन लाइन है तो ये 0 से 250 वोल्टेज तक की होती है, ठीक है। इसके बाद करो मीडियम की, तो ये 250 से लेके आपकी 1100 वोल्टेज होती है। आगे इसकी बात करो हाई टेंशन की, तो ये 1100 वोल्टेज से लेके 11 kV वोल्टेज तक होता है। आगे बात करो एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन, तो ये 11 kV से लेके 33 kV तक होती है। आगे बात करूँ हाँ ये तो हो गई एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन, ये हो गई अति एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन। तो ये होती है आपकी 33 kV से अधिक, यानी जो 33 kV से अधिक जो लाइन है वो आपकी अति एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में आती है। तो इस प्रकार आपके 500 क्लियर हो चुके हैं। अब बात करूँ वोल्टेज ड्रॉप की दोस्तों, तो दोस्तों इसमें वोल्टेज ड्रॉप प्लस माइनस कितना % कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आपका लो टेंशन लाइन है तो यहाँ पर प्लस माइनस 2.5% वोल्टेज ड्रॉप कम ज़्यादा हो सकता है। अगर बात करूँ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की, तो यहाँ पर प्लस माइनस 5% कम ज़्यादा हो सकता है। तो आपको अगर पूछे कि वोल्टेज का मान प्लस माइनस कितना कम ज़्यादा हो सकता है, तो वह 5% कम हो सकता है, क्योंकि आपके घरेलू क्षेत्र में यही काम में आती है। भले आप घरेलू में ले लो या आप सिंचाई से संबंधित ले लो, तो प्लस माइनस 5% अंतर होता है। इसके बाद बात करूँ हाई टेंशन लाइन, तो हाई टेंशन लाइन में 7.5% कम ज़्यादा होती है। एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन की बात करूँ तो यहाँ पर प्लस माइनस 10% कम ज़्यादा होती है। और फिर बात करूँ अति एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन, तो यहाँ पर 12.5% कम ज़्यादा होती है। कुल मिला के यहाँ पर हर लाइन में 2.5% का अंतर आ रहा है। पहले देखो 2.5, फिर 5, फिर 7.5, फिर 10, फिर 12.5। तो इस प्रकार ये कम ज़्यादा होने वाली है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक दोस्तों आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस 3% कम ज़्यादा हो सकती है, भले ही कोई सी भी लाइन हो। तो दोस्तों आज के बाद मेरे हिसाब से आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अच्छे से देख लो कौन सी लाइन में कितना वोल्टेज आता है, कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, कितनी फ्रीक्वेंसी होता है। तो दोस्तों ये आपकी लाइन वोल्टेज ड्रॉप की गणना क्लियर हो चुकी है। मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, और मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीख रहे होंगे। अब इसके बाद आगे बात करें दोस्तों, तो अब यहाँ पर बात करेंगे हम अर्थ का प्रतिरोध, यानी अर्थ का प्रतिरोध। अब दोस्तों अर्थ का प्रतिरोध की गणना कर रहे हैं, तो अर्थ के प्रतिरोध की गणना में क्या होता है, जो आप जानते हो कि अलग अलग होते हैं। तो जैसे एक तो होता है आपका उत्पादन केंद्र, पहले में हम नाम लिख देते हैं उत्पादन केंद्र। उत्पादन केंद्र के अलावा क्या होता है दोस्तों, उत्पादन केंद्र के अलावा तो आपका प्रसारण, फिर होता है वितरण, फिर समान घरेलू, यानी जो आपके घर में होता है वो आपका हो गया समान घरेलू
सम्मान घरेलू, जो आपके घरों में जो अर्थिंग की जाती है उसके लिए आ गया। इसके अलावा एक होता है आपका पहाड़ी क्षेत्र, क्या होता है एक पहाड़ी क्षेत्र। लगभग दोस्तों इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि पहाड़ी क्षेत्र का प्रतिरोध कितना होता है, वितरण का कितना होता है, प्रसारण का उत्पादन का, इनका अलग अलग प्रतिरोध होता है। तो आपका जो उत्पादन केंद्र है इसका प्रतिरोध, इन सभी का प्रतिरोध हम गणना करेंगे। जो आपका उत्पादन केंद्र होता है इसका प्रतिरोध 0.5 ओम होता है, यानी हमेशा सबसे कम प्रतिरोध कहाँ पर होगा, उत्पादन केंद्र। अब आपको ये भी मालूम होगा कि अर्थ क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो लीकेज करंट है वो ग्राउंड हो सके। अभी आपके जैसे ही नेक्स्ट आगे चलेंगे अगली वाली क्लास में जहाँ पर आपके अर्थ आएंगे तो प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, जो आपको अच्छे से बताएंगे, डायग्राम से बताएंगे और विस्तार से बताएंगे, यानी किसी प्रकार के आगे से आपको अर्थ में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए दोस्तों। तो अब इसमें उत्पादन केंद्र का 0.5 हो चुका है। अब बात करूँ मैं प्रसारण की, तो प्रसारण की होती है आपकी 1 ओम प्रतिरोध होता है, यानी आपका प्रसारण का जो अर्थ बनाएंगे उसका प्रतिरोध लगभग 1 ओम होता है। आगे बात करूँ मैं वितरण की, तो वितरण का प्रतिरोध इसका डबल हो रहा है, यानी 0.5 फिर 1 फिर 1 का डबल 2 ओम। फिर बात करूँ समान घरेलू का, जो आपके घरों में होता है उसका प्रतिरोध लगभग 3 ओम होता है। बात करूँ पहाड़ी क्षेत्र का प्रतिरोध, तो पहाड़ी क्षेत्र का प्रतिरोध होता है उसका 5.8 ओम प्रतिरोध होता है। तो इस प्रकार आपके ये 5 है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन से क्षेत्र का क्या प्रतिरोध होता है। तो उत्पादन केंद्र का 0.5, प्रसारण का 1 ओम, वितरण का 2 ओम, समान घरेलू का 3 ओम, पहाड़ी क्षेत्र का 5.8 ओम। यहाँ तक लगभग आपके 3 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों तीनों पॉइंटों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं आ रही होगी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपको मालूम है आने वाली काफ़ी वैकेंसी है और काफ़ी क्वेश्चन आपके वायरिंग वाले चैप्टर से पूछा जाता है। अब बात करूँ मैं वायर के कलर, दोस्तों बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि वायर के कलर क्या होते हैं, तो आज अच्छे से समझ लेना वायर के कलर, यानी कौन से वायर का कलर किस प्रकार आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भले वो आपकी एसी हो या डीसी प्रणाली हो, या इसके लिए बात करूँ सिंगल फेज हो या 3 फेज, हर चीज़ क्लियरिटी से बताएंगे, तो आप पूरा ध्यान देना। तो बात कर रहा हूँ मैं एसी सप्लाई सिस्टम। अब एसी सप्लाई सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एसी सप्लाई सिस्टम में ध्यान देना दोस्तों। तो एसी सप्लाई सिस्टम में क्या होता है, आपकी जो लाइन होती है, तो हम लाइन के लिए हम इसके कलर कर रहे हैं। तो आपको मालूम है L1 लाइन को L1, L2, L3 और ये न्यूट्रल, इसी प्रकार बोलते हैं L1, L2। लाइन की बात करें हम, टर्मिनल की बात नहीं करें, वार्निंग है कि टर्मिनल की बात है कि उसके बाद अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, लाइन की बात है। तो लाइन की बात कर रहा हूँ, तो लाइन में L1 में कौन सा कलर आता है, L2 में कौन सा आता है, L3 में और L न्यूट्रल में कौन सा कलर आता है। तो आपका जो L1 है, तो L1 आता है आपका रेड, यानी आपने पढ़ेगा RYB, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया रेड, ये हो गया येलो और ये क्या हो गया ब्लू, ठीक है। अब न्यूट्रल की बात करो दोस्तों, न्यूट्रल कौन सा आएगा, ब्लैक, BLACK, यानी आपका जो न्यूट्रल होता है वो ब्लैक आता है। ये क्या है, एसी में एसी की 3 फेज लाइन के लिए, यानी यहाँ पर L1 रेड हो गया, L2 येलो हो गया, L3 ब्लू हो गया, ये ब्लैक हो गया। अब बात करूँ अर्थ की, तो दोस्तों अर्थ के लिए हम हरा कलर कोड लेते हैं, यानी आपका जो अर्थ होता है ग्राउंड के लिए, वो हम अर्थ के लिए हरा कलर लेते हैं। अब ये तो हो गई आपकी लाइन की बात। अब इसी प्रकार मैं बात करूँ एसी उपकरणों के लिए, तो उसके टर्मिनलों को हम किस प्रकार देखेंगे वो देखना। तो लाइन में ये ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार लाइन में ये आता है। अब मैं टर्मिनलों की बात कर रहा हूँ, एसी उपकरण के टर्मिनल, एसी उपकरण के टर्मिनल, तो एसी उपकरण के टर्मिनलों की मार्किंग, दोस्तों एसी उपकरणों के टर्मिनल की मार्किंग। अब उपकरण क्या कुछ भी हो सकता है, मोटर, इसके अलावा कोई सा पार्ट हो सकता है, तो उसके की गणना कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके 3 होते हैं, लेकिन उसके टर्मिनलों को हम किससे दर्शाते हैं, उसको दर्शाते हैं U, V, W, और अब बात कर रहे हैं न्यूट्रल की। इस प्रकार 4 पॉइंट हो गई। अब इसमें क्या होता है, U को क्या बोलते हैं, इसको टर्मिनल को हमेशा इसलिए दर्शाएंगे, बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि एसी सप्लाई सिस्टम में लाइन को किस प्रकार
अंकित करते हैं तो उसमें L1 L2 L3 और ये कलर ही आ गए। इसके बाद बात करें कि आपके एसी उपकरणों के टर्मिनलों को किससे संकेत करते हैं यानी मार्किंग करते हैं, तो वो ध्यान रखना UVW, यानी आप इसको UVW बोल सकते हो या U1 V1 या W1 भी बोल सकते हो। तो अब इसमें भी क्या है, वही है आपका RYB यानी रेड येलो ब्लू, और आपका न्यूट्रल है तो न्यूट्रल वही क्या आएगा, ब्लैक आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये आ गया। अब यहाँ तक क्लियर होने के बाद मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो उपकरणों में यह आएगा। और अगर आपको लाइन पूछे तो लाइन में L1 L2 L3 आएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कभी उनको ऑप्शन में इस प्रकार के मिलते हैं, कभी L1 L2 3 बनते हैं। तो L1 की बात करें, L2 L3 की बात करें तो वो तो लाइन के हैं और ये उपकरणों के टर्मिनलों के नाम है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से दोस्तों आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं इसके बाद में, तो अब मैं आपके लिए पावर की गणना कराऊं, और पावर की कौन सी, एसी सप्लाई के लिए, यानी उसमें किस प्रकार कौन सा क्या आता है। यानी एक तो आपकी डीसी सप्लाई, एक होती है आपकी एसी सप्लाई। लगभग एसी सप्लाई क्लियर हो चुकी है। अब मैं बात कर रहा हूँ डीसी सप्लाई की, तो डीसी सप्लाई में पावर कंट्रोल, डीसी सप्लाई पावर कंट्रोल, ठीक है दोस्तों। तो डीसी सप्लाई पावर कंट्रोल में देखा तो इसमें एक आती है 3 फेज, एक आती है सिंगल फेज। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ सिंगल फेज की सप्लाई के लिए, सिंगल फेज सप्लाई के लिए। तो पावर के लिए सिंगल फेज सप्लाई की बात करूँ तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल। अब फेज और न्यूट्रल तो होता है दोस्तों, लेकिन फेज और न्यूट्रल को क्या बोलते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, यानी इसके जो टर्मिनल होते हैं इसको प्लस और माइनस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें ध्यान रखना दोस्तों, इसको फेज और न्यूट्रल ना बोल के आप L1 और L2 यानी प्लस और माइनस बोलते हैं। अब प्लस और माइनस तो बोल रहे दोस्तों, तो प्लस और माइनस में क्या होता है, इसमें अलग अलग होता है, यानी एक तो प्लस का चिन्ह आता है बैटरी में, एक आता है माइनस का चिन्ह। तो ये अलग अलग है, और अलग अलग में क्या होगा कि इसमें अलग अलग में होगा कि ये तो आपका जो है प्लस का, ये तो हो गया आपका रेड। अब आपका ये माइनस का है, तो माइनस, एक मिनट रुकना दोस्तों, हाँ दोस्तों देखो दोस्तों, अभी ये डीसी की बात करें, लेकिन एक बार मैं एसी के लिए और बता दूँ आपको पावर के लिए। अगर यहाँ पर एसी पावर के लिए आपको पूछे, एसी पावर के लिए बात करूँ तो उसमें फेज और न्यूट्रल आता है, यानी प्लस और माइनस। अगर यहाँ पर आपको पूछे कि फेज के लिए कौन सा कलर लेंगे, तो फेज के लिए तो हम रेड कलर लेंगे। अगर यहीं आपको न्यूट्रल पूछ रहा है, यानी न्यूट्रल के लिए यहाँ पर रेड ले रहे हैं फेज के लिए, तो फेज में आपके रेड जर्नी RYB इन तीनों में से कोई सा भी हम ले सकते हैं फेज के लिए। पावर की बात कर रहा हूँ, एसी सप्लाई के लिए पावर के लिए बात कर रहा हूँ, एसी सप्लाई के लिए पावर के लिए बात कर रहा हूँ, तो फेज न्यूट्रल प्लस माइनस है। अगर फेज की बात करें तो RYB तीनों कलर में से कोई सा कलर ले सकते हैं, और न्यूट्रल की बात करें तो हम ब्लैक कलर ही लेंगे। अब बात करूँ मैं डीसी के लिए बात करें, सिंगल फेज के लिए बात करें, तो अगर प्लस आपका L1 यानी प्लस का है तो वहाँ पर तो रेड लेंगे। अगर यहाँ पर L2 है तो L2 के लिए हम ब्लू, BLUE, यानी यहाँ पर प्लस के लिए रेड और आपके माइनस के लिए ब्लू कलर का हमें लेंगे। और यही बात हम न्यूट्रल करें यानी ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड के लिए हम यहाँ पर ब्लैक कलर का हमें लेंगे। ध्यान रखना कौन सा कलर, ब्लैक कलर। ध्यान रखना डीसी में ब्लैक कलर होता है, एसी में हरा कलर होता है अर्थिंग के लिए। तो यहाँ पर किसी प्रकार के कन्फ्यूज मत होना दोस्तों। तो इस प्रकार ये हो गया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको किसी प्रकार के दिख नहीं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ आपको नया भी सीखने को मिला है दोस्तों। धन्यवाद।